बिहार पुलिस में गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आज जो शुरू हो रहा है, तो चूँकि 1 तारीख से एग्ज़ाम है तो आप सब जो है तत्काल किताब से ही देखिए। तो जो आज प्रारंभ होगा वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 2 बातें इनमें याद करना है। सबसे पहली बात, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने कुछ नियम कानून लाया जिसको मिला जुला करके कहते हैं कॉर्नवालिस कोड। यही क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझिएगा। कॉर्नवालिस कोड, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं हो रहा। और ऐसे क्वेश्चन रहा कि कॉर्नवालिस कोड कब लागू हुआ, कॉर्नवालिस कोड कब बना, तो 1793 में। तो यही कॉर्नवालिस कोड बना 1793 में, एकदम आएगा। 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ और ये बहुत अच्छा था। यदि पूछ दे कि ठीक है कॉर्नवालिस कोड में क्या था, तो कॉर्नवालिस कोड में पावर का बंटवारा था, शक्ति का पृथकीकरण, कार्यपाल का, विधायक का, न्यायपाल का, जो आज हम सब देखते हैं वही चीज, पावर का बंटवारा। याद हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कोड कब लागू हुआ, 1793 में। और जो है दूसरी बात की पृथकीकरण, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो ये सिद्धांत है उसमें कौन सा थ्योरी है, पृथकीकरण का सिद्धांत। क्लियर हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा वो समझिएगा। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर बने तो भू राजस्व का बड़ा समस्या चल रहा था। भू राजस्व का मतलब होता है भूमि से टैक्स लेने की बातें। तो भूमि से टैक्स लेने की जब बातें हुई तो यही कॉर्नवालिस है जिसका समय है 1793। तो 1793 में इन्होंने एक व्यवस्था लागू किया जिसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में परमानेंट सेटलमेंट मतलब अस्थाई बंदोबस्त। इसका मतलब क्या हुआ, अस्थाई बंदोबस्त। अब ध्यान से समझिएगा। अस्थाई जो बंदोबस्त है, क्वेश्चन पूछेगा, अस्थाई जो बंदोबस्त है, इस व्यवस्था में देखा कि कॉर्नवालिस ऐसा करते हुए कि पैसा वसूलेंगे, तो अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार को बनाया गया। याद रहेगा। अस्थाई बंदोबस्त क्या है, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व वसूलने की विधि। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन होता था, जमींदार। और जमीन बेचारा उसमें किसान को कहा गया रैयत, किसान को रैयत। तो रैयत जो है किसान खेती करता था और जमींदार को ही अपना वह मालिक समझता था। सबसे बड़ी बात ये समझिएगा, अंग्रेज ने सोचा चलो यार एक आदमी को हम इलाका दे देंगे, अपना वसूल करके देगा। तो उसको बोला देखो 10/11, 10/11 मतलब 11 भाग में 10 भाग जो पैसा है वो हमको दे देना और जमींदार रखेगा 1/11। तो 10/11 भाग अंग्रेजों को मिला और 1/11 भाग जमींदार। अरे तुम वसूलेगा तो कुछ पैसा तुमको होना चाहिए कि नहीं। तो 1/11 मतलब 11 का एक हिस्सा तुम रखो, 11 का 10 हिस्सा हमको पहुंचा दो। ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट यह हुआ, निश्चित समय में कर उन्हें प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया। अब इससे एक और क्वेश्चन मिलेगा, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू हुआ। हाँ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास। तो ये जो था बनारस, ये सब में जो है लागू हुआ। क्लियर हो गया, इतना याद रहेगा। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि चीन में परीक्षा लेकर के IAS IPS बनाया जाता था। सिविल सेवा का शुरुआत करने वाला पहला देश चीन है, परीक्षा लेकर शुरू करने वाला। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भी नागरिक सर्विस, सिविल सर्विस का जो है ICS की शुरुआत कर दिया। तो इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ही वह व्यक्ति है जिसे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक, याद हो गया।
नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त किसके समय में लागू हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस, मद्रास में यह लागू हुआ। 1/11 भाग कौन रखता था? जमींदार। और 10/11 भाग कौन? अब एक जॉन सोर नामक जो है उसके बाद आया, उसने एक पॉलिसी अपनाया, ओ हस्तक्षेप की नीति। या वो हस्तक्षेप की नीति क्या था? जैसे और सब गवर्नर क्या करता था, उससे हेल्प, उसका मदद, उसको मारना, उसका लुटना। बोला हमको भैया कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, हम यहाँ आए हैं अपना शासन करेंगे जाएंगे। इसलिए अंग्रेज जल्दी इनको विदो कर दिया कि तुमसे ये सब संभलने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद एक और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो नामी ग्रामी है उसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। इसको कहा जाता है सहायक संधि का जनक। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक। ये सहायक संधि क्या है? सहायक संधि यह है कि तुम जो देशी रियासत हो, तुम जो जमींदार छोटे छोटे राजा हो, तो तुमको हमेशा कोई किसी न किसी झगड़ा है, तो हम ध्यान रख रहे हैं, अच्छा फलना झगड़ा हो रहा है, तुरंत हम अपना मैसेज भेजें कि जाओ, बोलना हम इस कंपनी को मदद करेगा, वो मेरा दोस्त है, जो टेक दोस्त बना लिया। तो लगा अच्छा हमारा दोस्त है, तो आप तुरंत हमसे मदद मांगे, आपसे मिल के आपके दुश्मन को पराजित कर दिए, आधा पहुँच लिए, अब आदमी आपको भी मिला लिए। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो व्यक्ति है, इसे सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। और एक व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, इसको कहा जाता है व्यपगत सिद्धांत, या व्यपगत सिद्धांत नहीं रहेगा तो ऑप्शन रहेगा हड़प नीति। हड़प नीति, या अंग्रेजी में रहेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। तो ये दोनों में एकदम ये वो जबरदस्त पूछता है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के जन्मदाता है, और लॉर्ड डलहौजी जो है वह है हड़प नीति के जन्मदाता। इसी हड़प नीति और सहायक संधि के द्वारा जो है सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी सबको मिलाया, लेकिन एक नहीं मिल रहा था जिसका नाम था अवध। क्योंकि उसको हड़प नीति के द्वारा यही नियम था कि आपको यदि अपना संतान नहीं है तो आपका बच्चा जो अपना नहीं है तो आप गोद नहीं ले सकते हैं। तो आपका जो है ना नहीं है कोई संतान, तो उत्तराधिकारी का नियम खत्म, आपका राज्य ब्रिटिश राज्य में होगा। तो यही नियम बड़ा खतरनाक था। लेकिन अवध को वाजिद अली साहब तो औलाद सब था, फलना चिल्ला सब है, तो क्या तो देखा कि चारों तरफ तो मिलाइए लिए, देखो लखनऊ में अवधे नहीं मिला है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प नीति के द्वारा इसको मिलाया, सहायक संधि के द्वारा इसको मिलाया, लेकिन अवध को कैसे मिलाया? अवध को कैसे मिलाया? कुशासन का आरोप लगाकर, यह क्वेश्चन पूछेगा। अवध को कैसे मिलाया? तो कुशासन का आरोप लगा के, इधर तुम अच्छा शासन नहीं करते हो, बीच में माथापच्ची करते हो, तुमको मिला देते हो। तो अवध में सब कुछ रहते हुए उस पर झूठे का कोई इल्जाम लगा दिया, कुशासन। तो चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, तो इसको बोलते हैं सहायक संधि के जन्मदाता। तो थोड़ा सा इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि सबसे पहले कौन मिला, तो हैदराबाद, सबसे लास्ट में कौन मिला, तो सिंधिया, भरतपुर, राजस्थान, ये सब जो है थोड़ा देख लीजिएगा। कौन है जो सहायक संधि को नहीं माना? तो मध्य प्रदेश, हाँ, इंदौर और होलकर, यही है ना, इंदौर और होलकर वंश, ये बोला हमको ये सब नहीं मानना है, हम अपने से अपना देश चला लेंगे, साम्राज्य चलाने का काम करेंगे। ये एकदम याद रहना चाहिए। और जब हम ये बात कर रहे थे कि नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन था, कॉर्नवालिस, तो वैकेंसी आ गई, मतलब IAS IPS सबका भर्ती करना है। तो IAS IPS का तो भर्ती करना है, लेकिन कहाँ होगा? मतलब भर्ती हुआ तो ठीक, लेकिन उसको ट्रेनिंग कहाँ देंगे? तो उसके लिए कलकत्ता में एक विशाल भवन बनाया, उसका नाम है फोर्ट विलियम। क्या नाम है? फोर्ट विलियम कॉलेज। यहाँ नागरिक सेवा में भर्ती जो था, उसी युवक को प्रशिक्षण दिया जाता था। याद रहेगा?
IAS IPS जो भी DM कलेक्टर बनते थे उसका प्रशिक्षण कहाँ होता था? फोर्ट विलियम कॉलेज में। और फोर्ट विलियम कॉलेज किसके समय में बना? लॉर्ड वेलेजली के समय में ही, लॉर्ड वेलेजली के समय में ही बना था। और ये अपने आप को बंगाल का शेर कहा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, चूँकि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू उनका हुआ था, तो आपको ये जानना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद लॉर्ड वेलेजली ही इम्पोर्टेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जो मेन इम्पोर्टेंट है चलते हैं, उसका नाम है वारेन हेस्टिंगस। कहीं कहीं लुसेंट में लॉर्ड हेस्टिंगस होगा, देख लेना। ऐसे इसका पूरा नाम क्या होगा? वारेन हेस्टिंगस। यही इम्पोर्टेंट है, वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस में एक बात जानना है कि भारत नेपाल में ही था, आजकल नेपाल बड़ा हीरो बन रहा है। हम तो भारत में नहीं थे। अरे यार, उसको उस दिन का याद करना चाहिए जिस दिन गोर पकड़ करके जवाहरलाल नेहरू का कह रहा था कि नेपाल इधर 14-15 अगस्त का बात है कि आप हमको मिला लीजिए। और 14-15 अगस्त में नहीं हो, भारत ने बोला देखो तुम राजा वाला शासन त्यागोगे तब मिलाएंगे, तुम डेमोक्रेसी को चाहते हो, तो बोला नहीं हम राजा बनेंगे, राजा ही रहेंगे, तो बोला नहीं तब तुमको नहीं मिलाएंगे। तो नेपाल इसी में मिलना चाह रहा था, तब उसको डर था चाइना हमको हड़पना ले। तो कहने का मतलब ये है, तो जवाहरलाल नेहरू का गलती सलती हुआ, उसको चुपचाप मिला लेता, 2-4 थाप देकर राजा के बाद में हटा देता, कहानी क्लियर होता। लेकिन झूठ फूस का जो है नेपाल को छोड़ दिया, अपना ही देश का हिस्सा, और आज नेपाल काली और तिस्ता नदी के फेर में झगड़ा कर रहा है हम सबसे। तो यही सब बातें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही वह व्यक्ति है लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसके समय में सुगोली की संधि के द्वारा, क्या है संगोली, सुगोली और संगोली देख लेना जो, लेकिन सुगोली की संधि के द्वारा भारत नेपाल से अलग हुआ, पृथक हुआ, अलग हुआ, याद रहेगा ना। तो सुगोली की संधि के द्वारा, क्लियर। तो आज वाले बता रहे हैं, कल पॉलिटिकल साइंस का लिखाना भी है, कल धीराधार लिखाएंगे भी, कल बच्चों सब आ जाएगा, तो इसलिए याद इधर करते चलना जितना हम बता रहे हैं। तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी, सॉरी लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में है ना, सुगोली की संधि के द्वारा जो है ये हुआ, इसी को आपको याद करना है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिंडारी, बाहुबली फिल्म में देखे थे, जब बाहुबली पहुंचा था वहाँ भेष बदल कर लड़की के फेर में, हाँ रातें में जब पिंडारी अटैक कर दिया था और लड़की लड़का दोनों मिल करके बहुत सारा तीर छोड़ रहा था, हाँ देवसेना वगैरह ये था ना। तो खाने को वो पूछा ना कि ये कौन है, तो बोला कि पिंडारी का अटैक हो गया है। तो पिंडारी एक मतलब अटैकिंग फोर्स था जो सीधा अटैक करे लूट राज के भाग जाए। तो पिंडारियों का दमन भी जंगल के क्षेत्र से लॉर्ड हेस्टिंगस के समय हुआ। ये सब नहीं याद करना, आगे चलिए। हाँ ज़बरदस्त अब आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी तरह 1833 का एक चार्टर एक्ट अधिनियम था। इसी चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया। एकदम टिक लगा लेना है ना, जब ये सब इम्पोर्टेंट है तो भारत का गवर्नर जनरल क्या कर दिया, घोषित कर दिया। और अब यदि पूछ दे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर, कंपनी का पहला गवर्नर जनरल, हाँ बोलो बोलो बारे हेस्टिंगस, और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यदि गवर्नर जनरल भी रहेगा तो वारेन, गवर्नर और गवर्नर जनरल में इतने हैं कि गवर्नर रहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल रहेगा तो वारेन हेस्टिंगस, और भारत शब्द जुड़ गया तो लॉर्ड विलियम। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के मित्रवत संबंध राजा राम मोहन राय से था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था और वो समाज सुधार का काम कर रहे थे।
तभी राजा राम मोहन राय को लगा कि ये जो सती प्रथा का उल्लेख है, और आपका वीडियो देखा था उसमें बता दे सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में था? 13 अभिलेख में, है ना। तुम सब भी देखना, अभी जो 8 बजे लाइव करते हैं वो शुद्ध NCERT का एक रम रहा है, ठीक है ना, हिस्ट्री का, तो भी देखते रहना। ऐसे तुम सबका भी हम करेंगे 2 अक्टूबर से। तो सती प्रथा पर रोक लगा दिया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का क्या कर दिया? अंत कर दिया था, अंत कर दिया था। तो ये याद करना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से धारा 17 में ये चीज़ वर्णित है। ये सारी बात हो गई, आगे चलते हैं। इसी काल में एक व्यक्ति आया इंग्लैंड से, जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले यहाँ आए, कुछ दिन रहे और अंग्रेज मतलब इंग्लैंड लौटा। तो उनको पूछा कि तुम जो इतना दिन गए बतौर पदाधिकारी के रूप में, तो तुम कौन काम किया? तो बोला कि हम भारत में ऐसा जहर घोल कर आए हैं कि अब भले लोग देखने में इंडियन जैसा होगा, लेकिन बोली से, भाषा से, शिक्षा से, सिस्टम से वो अंग्रेज होगा। बोला तुम ऐसा क्या कर दिया? बोला हमने अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया, अंग्रेजी शिक्षा निवारण। आज से न हम सबके समय में बूढ़ा सब आदमी अंग्रेजी बहुत जानता था। अब ऐसा नहीं कि वो बहुत पीढ़ी तेज था, वो नहीं, अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम ही लागू था। नहीं तो सीधी बात है भाई, अंग्रेजी नहीं जानेगा तो कुछ नौकरी नहीं लगेगा, जानता है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब ये मैकाले शिक्षा पद्धति जो है वह लॉर्ड मैकाले ने भारत में लागू किया। यह क्वेश्चन बदल के पूछ दे, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति किसने लागू किया? तो लॉर्ड मैकाले ने ही जारी किया। और अच्छा काम ये भी किया इन्होंने कि शिशु बालिका हत्या, लड़की का जो हत्या हो जाता था, हाँ बेटी हुआ तो जैसे सोरी घर में ही बेटी हो गया, अच्छा ठीक है, वहीं 2 किलो नमक मुंह पे डाल दिया, वहीं पर 5-6 दिन में गल जाता था बच्चा। जन्म लिया, बेटी हुआ, बस नमक 2 किलो धर दिया उस पर, तो हो गया, गल गया बच्चा। बाद में डॉक्टर बोला मरा हुआ था बच्चा, फलना चलना फेंक दिया। ये बेटी का तुरंत हत्या कर दिया जाता था। ये चलिए, तो ये आप समझ गए। भारत के प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था एक आदमी ने, जिसको कहते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। किसने लगाया था प्रेस पर प्रतिबंध? बताओ। लॉर्ड रिपन। अरे मेटकॉफ तो हटाया ना, मेटकॉफ ने क्या कर दिया? प्रतिबंध को हटाया। इसलिए इसको कहता है प्रेस का मुक्ति दाता। जो प्रतिबंध था उसको क्या कर दिया था? हटा दिया। तो यही याद रखना है कि प्रेस पर से नियंत्रण किसके समय में हटा? चार्ल्स मेटकॉफ। इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब ये सब क्वेश्चन नहीं आगे पूछेगा, चलिए आगे डायरेक्ट। हाँ, एक लॉर्ड एलनबरो में याद कर लेना। लॉर्ड एलनबरो में बस 2 को याद करना है। 2 को क्या याद करना है ये समझिए। एक कि दास प्रथा का 1843 में किसने अंत कर दिया। कोई अब गुलाम नहीं बना सकता है। पहले क्या था? कर्जा लिया है, गया मांगने, रे पैसा दो, नहीं तो उसका बेटे उठा ला लिया, उसके बेटिए को उठा के ला लिया, काम करेगा यहाँ। अब जब तुम पैसा दोगे तभी पैसा बेटा बेटी लौटाएंगे। गुलाम बना के रखता था, दास तो बन किया। और दूसरी बात की रविवार को छुट्टी भी लॉर्ड एलनबरो ने ही भारत में लागू किया। रविवार का जो छुट्टी होता है हम सब ने कहा, तो लॉर्ड एलनबरो ने लागू किया। चलिए अब चलते हैं इम्पोर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में अभी तो आपको हम बताए ही थे। व्यपगत सिद्धांत, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो व्यपगत सिद्धांत को
और हिंदी में क्या बोलेंगे, राज्य हड़प नीति। इस नीति के द्वारा जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर सबको मिलाया था, यही ना। और किसको कुशासन का आरोप लगा के मिलाया, अवध को। और अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। और ये इतना जब याद हो जाएगा तब समझिएगा ये क्वेश्चन को। शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार लॉर्ड डलहौजी लेकर आया, और बतौर एक जज उस समय था जिसका नाम था वुड डिस्पेच। तो वुड डिस्पेच ने एजुकेशन सिस्टम में जो सुधार किया, तो क्वेश्चन पूछेगा वुड डिस्पेच किससे संबंधित है, तो शिक्षा संबंधी सुधारों से। शिक्षा संबंधी सुधार के लिए 1854 में कौन सा थ्योरी लाया गया, वुड डिस्पेच थ्योरी लाया गया। कोई दिक्कत, तो ये जो है याद होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला टिक मारेंगे, यही वह लॉर्ड डलहौजी है जिसे रेलवे का जनक कहा जाता है। और 16 अप्रैल मुंबई से लेकर थाने तक। और एक काम क्या, PWD, और जहाँ पर लिखा है ना सार्वजनिक निर्माण विभाग, वहाँ पर लिख लो PWD। सब लुसेंट आज नहीं लाया था, हाँ PWD, जहाँ पर लिखा है ना सार्वजनिक निर्माण विभाग, हाँ उसी को बोलते हैं PWD। आज भी है, रोड बने, नाला बने, सब PWD विभाग से बनता है। तो यही व्यक्ति है कौन, लॉर्ड डलहौजी, जो सार्वजनिक निर्माण PWD की स्थापना किया। डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी अलग है, ये तो डिग्री है। PhD विभाग, PWD तो हो गया बराबर काम के लिए। PhD विभाग जो है आपका जो है उसी तरह का रूरल एरिया में है, हाँ नहीं PhD विभाग है, सरकारी विभाग। PhD से तुमको मान्यता मिलेगा तब ये सड़क नाला ये सब बनेगा, है ना। इसमें और जानना है कि लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है तार सेवा शुरू हुआ। तार सेवा को 2018 में समाप्त कर दिया गया। अब ये कोई मतलब नहीं सेवा का है, लेकिन तार सेवा से इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाता था। तो ये पहली बार कहाँ, कलकत्ता से आगरा, तो तार सेवा था। IS अभी होता है, तो IS की भर्ती का न्यूनतम उम्र अभी क्या है, 21, और सब घटा के कर दिया था बहुत कम। तो 18 से 23 वर्ष किसने किया, लॉर्ड, बड़ा अच्छा किया, नहीं तो अपने देश का एक पदाधिकारी नहीं बन पाता। तो सिविल सेवा के उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर जो 23 वर्ष किया गया, वह किया है लॉर्ड। और जैसे 23 वर्ष किया तो सत्येंद्रनाथ लंदन में उस समय सिविल सेवा की परीक्षा देने गया और पास कर गया। तो भारत का पहला ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर। और 1922 ईस्वी से भारत और इंग्लैंड दोनों जगह परीक्षा शुरू हुआ, और भारत में था इलाहाबाद। और इलाहाबाद में 1915 में मदन मोहन मालवीय ने जो BHU का स्थापना किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो वही जो है क्या हुआ कि परीक्षा लेना शुरू हुआ। समझ रहे बात को। तो अभी 1 तारीख तक किसी तरह चलेगा, 2 तारीख से फिर नया बैच का ऐलान होगा, ठीक है। 1 तारीख तक किसी तरह ग्रुप डिस्कशन, आप क्या चीज़ का नया बैच शुरू होगा बिहार SSC में। मतलब जो जहाँ पर है शुरू से कहाँ से था वहीं चलो। बायोलॉजी इसमें पूरा कर देखो। कल लिखाएंगे ये राजनीतिक सिद्धांत का क्वेश्चन। जैसे कल क्वेश्चन में लेते हैं ना, तो बिहार पुलिस का दिखाएंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का कौन कौन क्वेश्चन रहता है ना, बुक है ना, तो लेते आइएगा। और अब कल लिखा के भी फाइनल कर देंगे।
और उसके बाद आधा घंटा रोज लेक्चर और आधा घंटा लिखाना चालू रहेगा, ठीक है। बायोलॉजी बाकी है, तो बायोलॉजी को हम सब आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो हम सब इसको ख़त्म करें। चलिए तो अब चलते हैं लॉर्ड कैनिंग। इसके समय में एगो बात याद रखना, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। लॉर्ड कैनिंग ने ही ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल लाया। ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल को लाया था और 1857 का विद्रोह हुआ था। ये सब हो गया, इधर कुछ याद नहीं करना है। व्यवगत सिद्धांत ऑलरेडी पहले बता दिए। और लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह, यही तो याद करना है, विधवा पुनर्विवाह। सती प्रथा में हेल्प कौन किया? राजा राम। और विधवा पुनर्विवाह में ईश्वर चंद्र विद्या। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना इकलौता बेटा का विधवा लड़की से विवाह करा के इसको और मजबूती दिलाया कि भाई विधवा से भी शादी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तब से यह जो है भारत में अब विधवाओं को शादी करने के लिए लोग कहा जाता है। पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि विधवा हो गई तो इसका शादियों करना है। विधवा गृह बनता था गांव देहात से दूर, और उसको जो है एक टाइम ही खाना मिलता था। सादा कपड़ा पहन के रहना है, माथा का बाल बिल्कुल खरवा के रखना है ताकि कोई अट्रैक्शन पैदा ना ले, है ना। बेलचत पूरा रहना है, ये सब पूरा सिस्टम था, ठीक है। तो ये सब आप समझ गए हैं। चलिए तो लॉर्ड कैनिंग में 1857 का विद्रोह और ये विधवा पुनर्विवाह, ये सब याद करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है लॉर्ड मेयो के बारे में जानना है। लॉर्ड मेयो के बारे में क्या? लॉर्ड मेयो के बारे में जानना है। यही एक ऐसा बंदा है जिसका हत्या इसके ऑफिस में घुस के कर दिया, लॉर्ड मेयो का। और अपने इधर तो नहीं, उधर शिमला तिमला की तरफ किया है ना। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने चाकू मार करके क्या कर दिया? उसकी हत्या। तो लॉर्ड मेयो एक ऐसे गवर्नर हैं जिसकी हत्या उसके ऑफिस में प्रवेश करके कर दिया। और राजस्थान में है ना, राजस्थान के कहाँ पर? अजमेर में मेयो कॉलेज। तो कितना अच्छा अंग्रेज ने किया, जितना गवर्नर आया बड़का बड़का कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाया। और एक मुगल आया खाली मदरसा बना दिया, है ना। एजुकेशन सिस्टम भ्रष्ट। तो लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज बनवाया। लॉर्ड मेयो एक ऐसा गवर्नर जिसकी हत्या उसी के ऑफिस में कर दिया गया। और लॉर्ड मेयो ऐसा व्यक्ति है जो भारत में पहली बार 1872 में कराया। 3 को याद रहेगा। चलिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कुछ याद नहीं करना है, अधिक कहावत उसका याद करना है तो याद कर लीजिए। मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना, ये छोड़ दो। तो ये सब में अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं डायरेक्ट आगे, है ना। लॉर्ड लिटन वगैरह, हाँ। तो लॉर्ड लिटन यही वह व्यक्ति है, लॉर्ड लिटन, जो एक के बात याद रखना कि ये एकदम इसमें भी याद रखेगा, ठीक है। लगाओ ये जो लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड लिटन, इसके समय में वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, एकदम लाजवाब, यही याद करना है। लॉर्ड लिटन के समय में वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। ये क्या था? हाँ नहीं, ये था क्या? तो अंग्रेज जानता था अंग्रेजी, और ये भारत के लोग सब तमिलनाडु में तमिल में पेपर छाप दे, पंजाब में पंजाबी भाषा में छाप दे, बिहार में हिंदी भाषा में छाप दे, लखनऊ में उर्दू भाषा में छाप दे, और छाप करके ऐसा कहानी कविता लिखे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जहर उगल दे। जब अगले दिन सुबह युवा सब पढ़ता था, बोलता था वो 3-4 अंग्रेज़ को बिना मारे हम नाश्ता नहीं करेंगे। हाँ, लगे यार कोई पतो नहीं चलता क्या होने वाला है, और वहाँ खेला हो जाता है।
तो इसका जानकारी कैसे जाता है? तो बोला वो पेपर के द्वारा जाता है। बोला अच्छा होशियार ज़्यादा बन रहा है। बोला आज के बाद खाली अंग्रेजी भाषा में पेपर छापेगा। अब क्या छापेगा? हमारे एजेंट को दिखा दिखा के छापेगा। और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ कुछ लिखा तो उसका तो प्रतिबंध, डायरेक्ट सब चीज़ जो है सिस्टम उसका, प्रेस को बंद कर देंगे। तो यही भारतीय भाषाओं पर प्रेस मतलब समाचार छापने पर क्या कर दिया? प्रतिबंध। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में इसी को कहा जाता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो ये आप समझ गए, प्रिंटिंग प्रेस के लिए यह नियम जो है लागू था, लाइसेंस को रद्द करने का जो है नियम था। तो ज़्यादा इधर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जैसे याद आएगा तो सबसे पहले ये समझना है कि इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटा दिया। मतलब याद कर लो, लॉर्ड लीटन ने लागू किया, लोहर्सी का टोनो लीटन ने लागू किया और लोहर्सी का टोनो रिपन ने हटा दिया। याद रहेगा। और ये क्वेश्चन रेलवे में एसएससी में पूछ लिया गया है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया, कब हटाया, किसके समय लागू हुआ, किसके समय हटाया? तो रामबाण याद कर लेना है, रामबाण याद कर लेना है। क्लियर? और ये तो हम बताइए दिए हैं कि यही वह लॉर्ड रिपन है जिसके समय में नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ हुआ। 1881 से प्रारंभ हुआ। तो 9 घंटा से ज़्यादा कम नहीं लेना है, बच्चों से कम नहीं करवा सकते हैं। कारखाना अधिनियम उसी के समय लागू हुआ था। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक कहावत इम्पोर्टेंट है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, समाजसेवी महिला थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। किस गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक कहा है? तो लॉर्ड रिपन। याद रहेगा। चलते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जैसे नाम आए तो एक झकास क्वेश्चन याद रखना है। लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारत की सबसे पुरानी पार्टी 28 दिसंबर 1885 संस्कृत के गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय दिल्ली की मुंबई में कांग्रेस पार्टी का, वरना तो दिल्ली में था लेकिन प्लेग बीमारी फैलने के कारण जगह चेंज कर लिया कहाँ? मुंबई। तो लॉर्ड डफरिन जैसे आए तो एक को याद करना है कि 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय मुंबई में कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। ये तो जानवे करते भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन रेखा है? तो लेंस डाउन के समय में ही दुरंज रेखा हुआ था। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी होना चाहिए, ये सब काम किए। और स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन अधिक काम, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट लॉर्ड कर्जन है ना। लॉर्ड एलिगन का जो है खाली याद रखना है कहावत। तो लॉर्ड कर्जन, जैसे लॉर्ड कर्जन आए तो पहला बात कि फूट डालो और का दाता यही है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का क्या हो गया? विभाजन। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। क्वेश्चन ये 15 तारीख के एग्जाम में पूछा था, बंग भंग आंदोलन। और इस समय रक्षाबंधन मनाया गया, राखी बंधन। बंग भंग आंदोलन के समय राखी बंधन मनाया गया। और इस समय जो है बंगाल विभाजन तो हुआ ही, तो बंगाल विभाजन के साथ एक घटना हुआ कि लॉर्ड कर्जन के समय अमार सोनार बंगला ये जो है उस समय का ये गीत बन गया। अमार सोनार बंगला का हाँ गीत बन गया।
चलिए, तो ये याद करना है, लॉर्ड कर्जन के समय में ये सारी बातें हुई थी, अच्छा से याद करना है। लॉर्ड कर्जन। और एक बात, जितना जगह ये देखते हो विक्रमशिला, नालंदा, पुरातत्व विभाग देखते हो ना, तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व, क्या बोले, ASI, हम वीडियो में को बताए थे ना, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वीडियो अपलोड है कि नहीं शायद, तो पता नहीं। तो ये हो गया। तो बंगाल का विभाजन 1905 में किसके समय में हुआ, लेकिन वो खाली ये नहीं, तारीख याद रखना, 16 अक्टूबर 1905, याद रहेगा ना, 16 अक्टूबर, एकदम तारीख याद रहे आएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905। चलिए, ये सब में कोई जान नहीं है, आगे चलिए। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय एक कांग्रेस के विरुद्ध में एक पार्टी बन गई, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सलीम उल्लाह खां और आगा खां, सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने एक पार्टी बनाया, जिसका नाम क्या था, मुस्लिम लीग। क्या करेगा, और मार्ले मिंटो सुधार, टिक लगा लो, एकदम आएगा। मुसलमानों के लिए टिक लगा लेना है, मिनटों में टिक लगा लेना है कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन। हाँ, ये लॉर्ड कर्जन का प्रभाव है, लॉर्ड कर्जन का प्रभाव है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, और हिंदू मुसलमान के नाम पर तो बस वही जहर हिंदू मुसलमान के दिमाग में भर गया। इसलिए बोला था मुसलमान अलग है, हिंदू के साथ नहीं रहेंगे, हमको अलग से चुनाव करवाओ। तो 1905 में मार्ले मिंटो सुधार जो है, सॉरी 1909 में, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो है हुआ। 1905 में क्या होता, बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए, अब चलते लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसके समय में क्या हुआ, तो इसके समय में जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम, अरे इंग्लैंड या ब्रिटेन के, हाँ इंग्लैंड बोलिए ब्रिटेन बोलिए, बात के ब्रिटेन का राजा या इंग्लैंड का राजा पंचम भारत आए। कहाँ, दिल्ली आए। दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन हुआ। तो जब ये सब आयोजन हुआ तो सारा बिहारी पहुंचा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में, और हमको सर बंगाल में नहीं रहना है, बंगाल से हमको अलग कर दीजिए, से हमारा वैल्यू तेलू नहीं देता है। तो इसी के समय में बंगाल से एक अलग राज्य बिहार बना, 11 में कि 12 में, 12 में, 22 हाँ। तो ये जो है बिहार अपना एक राज्य बना। दूसरी बात कि बंगाल का सारे राजनीति लोग गए थे, तो एक क्वेश्चन बिहार पुलिस ने पूछ लिया है। बिहार पुलिस ने क्या क्वेश्चन पूछा वो बताते हैं, देख लेना क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय रद्द हुआ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस ने पूछा है कि बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय रद्द हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंग। तो सारे बंगाली लोग गया, बोला नहीं नहीं बंगाल अलग मत कीजिए। तो जॉर्ज पंचम ने इसके बात को भी मान लिया। तो इस प्रकार बंगाल विभाजन रद्द हो गया। तो बंगाल विभाजन रद्द हो गया, और कुछ भारतीय सोचता था कि अच्छा नहीं हो, सक्सेस नहीं हो दिल्ली दरबार, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सक्सेस हो। बिहार भी राज्य बन गया, बंगाल का विभाजन भी रुक गया। लेकिन फिर भी लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बाल मुकुंद ने क्या कर दिया, बम फेंक दिया। बताओ, बम फेंक दिया, बाद में उसको फांसी भी हुआ था। ये सब कारण है। प्रताप और बॉम्बे क्रॉनिकल का रचना किसने किया, एकदम याद रखना है। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल, और प्रताप नामक गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए आगे चलते हैं। क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना लागू हुआ। सही है, 16 अक्टूबर 1905।
वो तो यार 6 में उसका, हाँ वो तो उसमें हुआ कि भाई सलीमुल्लाह के है अप्रैल में 6 में। चलिए अब आगे चलते हैं, और 2-3 हैं, खत्म हो जाएगा। 37 समझो। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, देखो याद कर लेना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में झगड़ा हो गया था। तो जब झगड़ा हो गया था तो 1916 में लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ जहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गया। कांग्रेस एक बार और टूटा था 1907 में। रास बिहारी बोस उस समय अध्यक्ष थे, जिसको हम कहते हैं सूरत फूट। सेजलर आयोग का गठन क्यों किया गया? एजुकेशन के सुधार के लिए, और जिस समय चेम्सफोर्ड जो गवर्नर थे उसी समय रॉलेट एक्ट कानून पास हुआ और जलियांवाला हत्याकांड हुआ, और वो सहयोग आंदोलन भी गांधी जी ने शुरू किया। फिर वो बात याद हुआ, रॉलेट एक्ट पास हुआ, जलियांवाला हत्याकांड हुआ। रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग भी 1919, और वो सहयोग 1920। इसका कहानियाँ सुनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड समझ गए हैं। अब समझ लो, ये सब तो कहानी होगा, चौरा चौरी हत्याकांड फलना चलना, हाँ ये सब तो कहानी होगा। ये सब लॉर्ड इरविन फलना चलना अभी नहीं, वो कहानी में जैसे अभी गांधी जी पढ़ाएंगे ना, कहानी में सब हो जाएगा। लॉर्ड वेलिंगटन ये सब ने पढ़ना है, लॉर्ड लिथगो, ये सब कहानी में आ जाएगा। अभी तुमको याद करना पड़ेगा, उसमें कहानी में आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा लास्ट में चलते हैं। लॉर्ड बेबल वगैरह, लॉर्ड बेबल के समय मतलब भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ बताओ? इधर ना आ गया था लॉर्ड कैनिंग। चलिए ठीक है, ये सब कहानियों में आ जाएगा। लास्ट अब समझ लो क्या होगा। लास्ट ये सब आज़ादी में आ जाएगा। लास्ट समझ लीजिए, लास्ट समझना है कि भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया 1946 में। एक क्वेश्चन पूछ लिया बीपीएससी भी, कैबिनेट मिशन कब आया? तारीख महीना में है, उधर महीना हो ना, मार्च होगा, कितना नहीं है, ठीक है। तो मार्च 1946 में आए। इसमें 3 मेंबर थे, एक था स्टोफर्ड क्रिप्स, एक था पेंथिंग लॉरेंस, और तीसरा था एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन आया, बोला देखिए अब देश को हम छोड़ के जाएंगे, क्योंकि भाई अच्छा अभी 15 तारीख के एग्जाम में आया था कि ये क्लीमेंट एटली किस पार्टी का ये राष्ट्रपति, सॉरी वहाँ का किंग, तो वो लेबर पार्टी का था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। इंग्लैंड का आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली किस पार्टी का था? लेबर पार्टी का था। तो इसने ही घोषणा किया, तारीख याद करिएगा, कि जून 1948 तक में हम भारत को छोड़ करके चले जाएंगे। मतलब उसने घोषणा किया कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे 3 जून 1948 तक में। लेकिन ये घोषणा जगह रह गया और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया। लेकिन भारत की आज़ादी में लफड़ा फंस गया बंटवारा को लेकर। तो बंटवारा को लेकर जब लफड़ा फंसा तो इस लफड़ा को सुलझाने के लिए भेजा गया लॉर्ड माउंटबेटन को। तो लॉर्ड माउंटबेटन आए 1947 में, 24 मार्च 1947 में, और 3 जून 1947 को सबसे विचार विमर्श करके, और लॉर्ड माउंटबेटन का जो पत्नी थी लेडी माउंट, जवाहरलाल नेहरू का पूर्व गर्लफ्रेंड थी, तो उसका पूरा जो है बात मान लिया गया। जवाहरलाल नेहरू खाली अपना गर्लफ्रेंड के बात को मान करके भारत पाकिस्तान का बंटवारा यस कर दिया। एक लड़की के चक्कर में सब ये सब हो रहा है। हाँ, तो इसलिए जो है मतलब भारत पाकिस्तान जो है दर दर हो गया। और कहानी बाद में सुनाएंगे, किसी को कोई टेंशन नहीं था। जब फाउंडेशन पर चलेगा तब जो है कहानी सुनाएंगे।
तो निश्चित तौर पर जो है क्या हो गया कि माउंटबेटन बोला देखो हम वेटिंग वोटिंग नहीं करेंगे। इसके बाद क्या बात बोला, भारत पाकिस्तान अलग होगा, विभाजन होगा। तो कांग्रेस बोला नहीं वो तो खराब बात है, ये सब अच्छा नहीं है। बोला नहीं तो हम मोहम्मद अली जिन्ना को पावर देकर चल जाएंगे, वही बने पीएम सीएम और डीएम। जवाहर बोला ये कैसे होगा, पहला हम ही पीएम बनेंगे। खाली पीएम बनने का खेल था। तुरंत जिन्ना पहुंचा गांधी जी के पास कि देखिए अंग्रेज हमको सपोर्ट कर रहा है, आप सब नए हाँ कर रहे हैं, तो हम ही को बना के निकल जाएगा। बोला बन जाओ, रोका कौन है, तुम ही बन जाओ। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं बनेगा, हम बनेंगे। ये पीएम बने के चक्कर में हिंदुस्तान दो भागों में बच गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको तारीख याद करना है कब घोषणा किया था। तो जून 1948 में कि देश आज़ाद होगा। लेकिन 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना ने भारत पाकिस्तान का विभाजन कब घोषित किया? 3 जून 1947 को किसने घोषित किया? इटली ने। किसने किया? इटली ने। और 15 अगस्त को भारत क्या हो गया? किस योजना के द्वारा भारत पाकिस्तान अलग हुआ? माउंटबेटन योजना। और स्वतंत्र भारत का प्रथम, देखो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में भारत आज़ाद हुआ। जिस समय माउंटबेटन हम अभी बचवे के और हम ही घोषणा किए भारत आज़ाद, तो जैसे घोषणा किया तो भारत आज़ाद हो गया। तो हम तो अभी गद्दी पर बचले हैं। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट, और स्वतंत्र भारत का प्रथम में अंतिम जुट जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हाँ नहीं, भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर, अंतिम, हाँ भारतीय शब्द आ जाएगा तो क्या होगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब प्रथम लगा रहे और भारतीय शब्द ना लगा रहे तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो टोटल गवर्नर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो आप सबको होमवर्क रहा, ये याद करके आइएगा। और 1857 के क्रांति में कुछ है नहीं, 2 मिनट। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति हुई। क्लियर? 10 मई 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति का शुरुआत करने वाला था मंगल पांडे, जो 34वें रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। भारत के प्रथम शहीद का दर्जा मंगल पांडे को जाता है, क्योंकि इन्होंने जनरल बाग और वहाँ जो मौजूद थे यूरोज, हाँ इसको जो है मेजर बाग तो बच गया और यूरोज को इसने गोली मारा, तो इसके कारण इसको फांसी मंगल पांडे को दे दिया गया। लेकिन 10 मई शुरू होना था, 31 मई और शुरू हो गया कब? 10 मई। इनका तत्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस का घटना, और मेरठ से शुरू हुआ। मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया और नारा दिया मारो फिरंगी को। मंगल पांडे का नारा क्या है? मारो फिरंगी को। मेरठ से पहुंचा क्रांति दिल्ली। दिल्ली में राजा था बहादुर शाह जफर द्वितीय और उसका सेनापति का नाम था बख्त खां। वह 1857 के क्रांति में भाग लेने के लिए वह तैयार हो गए, लेकिन हुमायूं के मकबरा के सामने उनको पकड़ लिया गया और उसको रंगून भेज दिया। और वहीं 1863 में तरफ कर मृत्यु हो गया। और लाल किला पर जितना उसका खानदान था सबको तोप लगा करके उड़ा दिया। इसलिए मुगलों का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय लखनऊ हो गया। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई को मनु मणिकर्णिका छबीली के नाम से जानते हैं। कालपी के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। पटना से पीर अली, बिहार आरा जगदीशपुर पूछेगा तो बाबू वीर कुंवर सिंह। और कानपुर से नाना साहब। कौन भाग गया? तो नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई। सामने कौन लड़ी? 1857 के क्रांति में पहली मर्द रानी लक्ष्मीबाई। किसने कहा? यूरोज ने। समझ बात को? तो ये सब याद कर लेना है। तो आज 1857 का भी खत्म हो गया कहानी। तो कल हम सब लिखेंगे भी, कॉपी लेके आइएगा और आगे कहानी चलेगा। ओके।
तो 50 मिनट का कंटिन्यू लेक्चर चला और लंबी कहानी हो गई। तो याद करिए बिहार पुलिस इसी तरह चलेगा और फिर हम सब आगे बढ़ेंगे फाउंडेशन बैच में।